जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए, हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। ये जो है इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले चलिए देखिए, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। पहले पिछला लेक्चर जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत तेजी के साथ, कहाँ से कि बहुत अच्छे से पढ़ें। देखिए, हम पहले पढ़े थे पिछले लेक्चर में जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रियाएं जो हमें जिंदा रखने के लिए आवश्यक हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। अगर उन प्रक्रियाओं को हम नहीं अपनाएं, नहीं करें उन प्रक्रियाओं को, तो हम मर जाएंगे। जैसे कि पोषण, पोषण क्या है? तो खाना खाना, उसका उपयोग पोषण है। तो पोषण नहीं करें तो मर जाएंगे। श्वसन नहीं करें, सांस अगर नहीं ले तो भी मर जाएंगे। ये भी हमारे लिए जरूरी है, ये भी जैव प्रक्रम है। तीसरा क्या था? तीसरा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। अगर हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट नहीं करे तो पेट से खाना जो है ब्रेन तक नहीं जाएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा तो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगा। अगर ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगा तो एकदम हम जो ब्रेन है क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन देना बंद कर देगा दिल को, दिल धड़कना बंद कर देगा, हम मर जाएंगे। तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है, यानी हमारे ब्लड को सर्कुलेट करना जरूरी है। खाद्य पदार्थों का या किसी भी पदार्थ का हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जरूरी होता है। तो उसके लिए ब्लड सर्कुलेट करता है, वही ले जाता है। जैसे कि भोजन हो गया, पेट से ले जाना है दिमाग की कोशिकाओं तक, तो वही ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। चौथा था उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या आता है? तो एक्सक्रीशन उन सभी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे लिए खराब है, हमारे शरीर के उपयोग में कोई नहीं। अब मान लीजिए आपके घर कबाड़ हो जाएगा तो बाहर के फेंक देंगे कि नहीं? तो वैसे ही हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर के अंदर जब कबाड़ भर जाता है तो उसको बाहर के फेंक देता है। वही फेंकने की प्रक्रिया क्या है? उत्सर्जन है, यानी कि एक्सक्रीशन है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमारे सांस में जा रहा है ऑक्सीजन, और हमारे श्वसन के प्रति जो है, हमारे श्वसन के फलस्वरूप क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर के लिए कोई भी उपयोगी नहीं है, वो कचरा है, उसको बाहर निकालना है। तो हम सांस के थ्रू छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, पसीना बाहर निकल रहा है, हमारा पेशाब बनता है, पेशाब बाहर निकलता है, भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो निकलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं क्या हैं? अपशिष्ट हैं, और इनको बाहर निकाला जाता है। तो ये प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अगर ये भी ना हो तो भी हम मर जाएंगे। कहेंगे सांस लेके हम छोड़ेंगे नहीं, बस सांस लेते रहेंगे लेते रहेंगे, ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। काहे नहीं हो पाएगा? कहाँ से कि एक्सक्रीशन करना जरूरी है। तो एक्सक्रीशन भी जरूरी है। पांचवा क्या था? उत्तेजनशीलता यानी इरिटेबिलिटी। उत्तेजनशीलता यानी क्या था? उत्तेजनशीलता मतलब इरिटेबिलिटी, किसी भी एक्शन के प्रति रिएक्शन देना, किसी भी चीज को सेंस कर पाना, ये सभी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम जीवित रह सकते हैं। ठीक, तो ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे। फिर पढ़े थे कि पोषण क्या होता है यानी न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को इनहेल किए, भोजन खाए, और उसका हमारे शरीर में उपयोग क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। किसी भी जीव के शरीर में भोजन का अंतर्ग्रहण और उसका उपयोग ही पोषण कहलाता है। फिर पढ़े थे कि पोषण जो है दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण, एक परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें कि वो जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे जीव पे अपने भोजन के लिए नहीं डिपेंड रहते हैं, वो प्रकृति में उपस्थित जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, पानी लेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे, भोजन बन गया उनका। और हम क्या करते हैं? हम जो है परपोषी पोषण करते हैं। परपोषी पोषण करने का मतलब हम अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि गेहूं हो गया, तो गेहूं के लिए हम गेहूं के पौधे पे डिपेंड रहेंगे, तभी हम रोटी खा पाएंगे। चावल के लिए धान के पौधे पे डिपेंड रहेंगे, तभी हम चावल खा पाएंगे। मुर्गा के लिए मुर्गे पे डिपेंड रहेंगे, जो कि एक जीव है। तो पेड़ पौधा हो गया, जीव है। जो मटन हो गया, वो भी एक जीव है। तो हम अन्य जीवों पे डिपेंड रह रहे हैं। तो ये क्या है? परपोषी पोषण। और आज हमको डिस्कस करना है स्वपोषी पोषण के बारे में, जिसमें आता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। स्वपोषी पोषण का एक तरीका है प्रकाश संश्लेषण। अब कहेंगे कि स्वपोषी पोषण बस प्रकाश संश्लेषण होता है? नहीं, स्वपोषी पोषण में एक होता है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस यानी कि केमिकल से अपना भोजन बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, देखिए ये फोटोसिंथेसिस किस में होता है, स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो स्वपोषी पोषण या तो पौधों में होगा और या तो बैक्टीरिया में होगा। इन दोनों चीजों में क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है, यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। अब जो ज्यादातर पेड़ पौधे हैं, आप पेड़ पौधों का इमेज भी दिख रहा होगा, ज्यादातर जो पेड़ पौधे हैं
वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं। अभी हम समझेंगे कैसे बनाते हैं, पहले ये समझिए कि ये होता क्या है। फिर दूसरा चीज आता है कीमोसिंथेसिस, जो कि बैक्टीरिया करते हैं। अब ऐसा नहीं है, ये आपको बैक्टीरिया दिख रहा है ये इमेज में, ये बैक्टीरिया जो है ये एनिमेशन है, ये रियल का बैक्टीरिया नहीं। रियल के बैक्टीरिया को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं जब तक माइक्रोस्कोप नहीं लगाएंगे। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और कीमोसिंथेसिस भी करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया। ठीक, तो वो फोटोसिंथेसिस सूर्य के प्रकाश से भी भोजन बना सकते हैं, केमिकल से भी भोजन बना सकते हैं, बैक्टीरिया कई होते हैं। अब सभी बैक्टीरिया नहीं, कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसा होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जीव, पेड़ हो गया चाहे बैक्टीरिया हो गया, इन दोनों जीवों में क्या होता है, इन दोनों जीवों में स्वपोषी पोषण होता है। अब कहेंगे कि हम देख लिए कि फोटोसिंथेसिस हो गया, एक कीमोसिंथेसिस जो कि ये बैक्टीरिया कर रहा है। अब हम पढ़ें क्या, फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस या दोनों? तो हमारे सिलेबस में बस है फोटोसिंथेसिस, जो कि पौधों में भी होता है और कुछ काछ बैक्टीरियो में भी होता है। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण बाबू क्या है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का तरीका है, एक तरीका है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण का। ठीक, एक तरीका है प्रकाश संश्लेषण। और ये प्रकाश संश्लेषण जो है ये होता क्या है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो बाबू प्रकाश संश्लेषण मेनली कुछ नहीं होता है। जैसे हम भोजन बनाते हैं तो हम कहते हैं कुकिंग कर रहे हैं, एगो नया नाम रख दिए कुकिंग कर रहे हैं। वैसे ही जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस। हम बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, पेड़ पौधे भोजन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बस अलग अलग नाम रख दिया गया है, फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो यही होता है प्रकाश संश्लेषण, मतलब पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण जो है आखिर होता कैसे है, इसका डिफिनीशन हम कैसे बनाएं, डिफाइन इसको कैसे करें। तो जब पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे हम बोल दिए कि हम गेहूं का आटा ले लिए हैं और कुछ सब्जियां ले लिए हैं जिससे हम भोजन बना रहे हैं, ये हमारे भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कुकिंग कहलाएगी, हम कुकिंग कर रहे हैं। ठीक, वैसे ही जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और वो क्या क्या चीज उपयोग में लेते हैं। तो पहला याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्या क्या बाबू, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन यूज करता है, तो ये जो है हरे पेड़ पौधे भी यूज कर सकते हैं और बैक्टीरिया भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई भी यूज कर सकता है। बस बैक्टीरिया कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाला, केमिकल वाला जो हमको पढ़ना ही नहीं है तो हमको क्या दिक्कत है। तो बस समझिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या है, जैसे हमारे खाना बनाने के लिए जरूरी होता है क्या क्या, आटा हो गया और चावल हो गया, उसके बाद सब्जी हो गया, कुछ ऐसे ऐसे जरूरी होता है, पानी हो गया। ऐसे ही पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए हमारे पास जरूरी होता है, हमारे पास नहीं, पेड़ पौधों के पास कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है और जल H2, ये तो पदार्थ हो गए। और जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम गैस यूज करते हैं, उसके बाद कढ़ाई यूज करते हैं, कढ़ाई जिसको बोलते हैं, तवा यूज करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, बर्तन भी यूज करते हैं और ईंधन भी यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे पेड़ पौधों में क्या आता है, पेड़ पौधों में जो है बर्तन के रूप में आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बर्तन के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरोफिल। और जो गैस का काम कर रहा है यहाँ पे वो है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक, सूर्य का प्रकाश। तो देखिए हम बना रहे हैं भोजन, तो हमारे लिए क्या सामग्री जरूरी है, और सामग्री के बाद एगो बर्तन चाहिए, एगो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किससे, तो ईंधन से, जो कि LPG गैस हम जलाते हैं। तो ये तीन चीजें हमको चाहिए भोजन बनाने की, सामग्री, बर्तन और ऊर्जा। ऐसे ही जो पेड़ पौधे हैं उनको भोजन बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक सामग्री हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड,
जो एटमॉस्फेयर है इससे क्या ले लेंगे पेड़ पौधे, इस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, और जल यानी कि पानी जो है जड़ों द्वारा खींच लेते हैं। तो दो चीजें मिल गई। तीसरा ये चाहिए, बर्तन की जगह पे यहाँ पे आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल समझ रहे हैं, तो क्लोरोफिल हो गया, और सूर्य का प्रकाश जो है एनर्जी के रूप में यूज कर ली। तो इन सभी चीजों को मिलाकर के भोजन बनाते हैं, और इन सभी चीजों को मिलाकर भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया, अभी तक समझ में आया कि हरे पेड़ पौधे द्वारा, आपका सूखल पेड़ पौधा भोजन बनाएगा, काहे झुरा रहा है, वो झुरा इसीलिए रहा है कहाँ से कि वो भोजन नहीं बना पा रहा है, समझ रहे हैं। तो हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये कैसे बनता है, चलिए इसका डिफिनीशन भी हम बनाते हैं। अब देखिए, अभी हम बोले हरे पेड़ पौधे, कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे नहीं होते हैं, और जो पेड़ पौधे हरे नहीं होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं वो कुछ भी मतलब कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं, या पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासाइट मतलब परजीवी, किसी दूसरे पेड़ पौधे का भोजन छीन करके खा जाएंगे, ऐसे जनरली होता है, ठीक। तो इसीलिए हम बोले हैं हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधे जो हैं, ये अब प्रकाश संश्लेषण का अब हम डिफिनीशन बना रहे हैं। हरे पेड़ पौधे द्वारा क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो अब इसका डिफिनीशन चलिए लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन लिखते हैं कि हरे पेड़ पौधे द्वारा, हरे पेड़, देखिए हमारे साथ साथ लिखिए, नहीं तो नोट्स नहीं बन पाएगा आपका, फिर बाद में नोट्स बनाते रह जाएंगे। हरे पेड़ पौधे द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी कि H2O, आप यहाँ पे चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट कर रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं आप। क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं भोजन बनता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। बस यही है इसका डिफिनीशन। और डिफिनीशन हम कैसे बनाए, बस समझ के बनाए हैं, समझ के जो भी समझे हैं कि पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं उन सभी को मिला के लिख देंगे, कहेंगे कि यही इनके भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण। जैसे बोले कि हरे पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये पौधे के हरे भाग में होता है। यहाँ पे आप नोट में नोट कर सकते हैं, नोट लिख करके लिखिएगा कि यह प्रक्रिया पौधे के, सामान्यतः पौधे के हरे भाग में होता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया जैसे हमारे यहाँ किचन में होता है वैसे ही पेड़ पौधों के हरे भाग में भोजन बनता है, जो भी हरा पार्ट होता है। यह मार्कर काहे नहीं चल रहा, यह प्रक्रिया पेड़ पौधों के हरे भाग में होता है, हरे भाग में होता है, ठीक। और यह प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया एनाबॉलिक रिएक्शन है, यानी कि उपचयी अभिक्रिया है।
उपचयी अभिक्रिया है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये तो समझ में आया, बस इसको याद रखना है क्या कि यह हरे भाग में होगा, पेड़ पौधे के हरे भाग में होगा, जो भूरा भाग होता है वो उसमें नहीं होगा, तना वना में नहीं होगा। जो तना हरा होगा उसमें तो हो सकता है, पत्ती है हरा है उसमें होगा, पेड़ पौधे की पत्तियां जो है हरी होती हैं उसमें भी क्या हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। कुछ तने के पार्ट भी हरे होते हैं जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। आप कहेंगे इतना मोटा तना जो होता है पेड़ पौधे का उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें हरा पार्ट नहीं है। तो जो भी हरा नहीं है पेड़ पौधे का भाग उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। एक चीज होता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है एनाबॉलिक रिएक्शन है, यानी कि उपचयी अभिक्रिया है। और ये एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है, देखिए कैटाबॉलिक एक होता है और एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना, कैटा मतलब काटना, समझ रहे हैं, काटना, किसी चीज को काट रहे हैं तो टूट जाएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, ऐसे एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब कि कोई चीज बन रहा है, कोई चीज जुड़ रहा है। तो जब जो दो चीजें जुड़ती हैं या दो से अधिक चीजें जुड़ करके कुछ बनाती हैं तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। यानी कि कोई फॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई चीज बन रहा है। तो किसी चीज के बनने में जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। और कोई चीज अगर टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है या एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, इस आधार पे डिसाइड किया जाता है कि कोई चीज फॉर्म हो रहा है या कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रहा है। फॉर्म मतलब बनना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे पेड़ पौधे का भोजन बन रहा है, हमको सिंपली दिख रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है एनाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि उपचयी अभिक्रिया। तो इसको दूसरा नोट डाल करके लिखेंगे, नोट नंबर 2, या इसी में यहाँ पे पॉइंट 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट 2 लिख सकते हैं, नोट में ही डाल करके लिखेंगे कि यह एक उपचयी प्रक्रिया है। उपचयी मतलब एनाबॉलिक, एनाबॉलिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब ये ग्लूकोज क्या है इसके बारे में हम डिस्कस भी किए हैं, लेकिन अभी फिर बता दे रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखिए ये ग्लूकोज जो है ना और कुछ नहीं है, पेड़ पौधे का भोजन, जिसे हम खाते हैं तो रोटी चावल सब्जी ये सब खाते हैं, तो ये हमारा भोजन हो गया। वैसे ही समझ के चल सकते हैं कि ग्लूकोज जो है पेड़ पौधे का भोजन है। और ग्लूकोज जो है एक जो है शर्करा का सबसे कह सकते हैं कि छोटी इकाई है ग्लूकोज। ठीक, तो ये शर्करा जो है मीठा जो भी चीज होता है उसको शर्करा बोल देते हैं। तो ये ग्लूकोज क्या है, ये एक शर्करा है। चीनी भी क्या है, एक शर्करा है। तो जो भी मीठा होता है उसको शर्करा बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज भी एक मीठा पदार्थ है जो कि पेड़ पौधों का भोजन है। इसी का उपयोग करके पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनको तो वृद्धि भी करना है, ऊर्जा भी चाहिए। ठीक, बहुत सारी चीजें उनमें होती हैं। जैसे कि देखिए, अब कहेंगे ऊर्जा कहाँ चाहिए, देखिए जड़ से पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल खींचते हैं, एकदम खींचेंगे। और खींचेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, ऊर्जा लगाना होगा। और ऊर्जा कहाँ से आएगा, तो इसी भोजन से आएगा, जो वो भोजन बनाया वही खाएंगे तो उससे ऊर्जा आएगा। तो इसीलिए जो है भोजन से इनको ऊर्जा भी चाहिए होता है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन थोड़ा लिख लेते हैं। इस फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिख लेते हैं, CO2 प्लस H2O यानी कि जल, और यहाँ पे दिखा दीजिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अभी क्लोरोफिल का फंक्शन आप जब समझेंगे ना डीपली तब आपको समझ में आएगा क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल, और यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये अभिक्रिया लिखेंगे। अब इसमें बनेगा क्या, इसमें बनेगा आपका C6H12O6 और प्लस H2O भी बनेगा और प्लस ऑक्सीजन बनेगा। देखिए थोड़ा सा लाइट चला गया है, बिजली चला गया है, तो थोड़ा सा आपको हम काले दिखेंगे, बोर्ड नहीं। बार बार हम बोलते हैं जब भी बिजली जाता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलिए,
तो ये हो गया आपका रिएक्शन। ये तो मीम का हो गया कि मीम में जो बोलता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? ये मिलकर के बनाते हैं, यही ग्लूकोज का सूत्र है, यही ग्लूकोज। यहाँ पे लिख सकते हैं कोष्टक में नीचे ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया, देखिए आ गया। तो ये हो गया ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज बन गया, पेड़ पौधे का भोजन बन गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनता है, ये पेड़ पौधे जो हैं अपने अंदर से निकाल देते हैं, कैसे कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। होती है ऑक्सीजन की जरूरत, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, उनको भी श्वसन करना होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में बनता है ना ये ऑक्सीजन कि उनके लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम पेशाब के थ्रू निकाल देते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे के अंदर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, जिसको वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, बहुत एक्स्ट्रा होता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं और उसी को हम श्वसन के रूप में यूज करते हैं। तो पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन निकालते हैं, जिससे हम श्वसन के रूप में यूज करते हैं। जल बनता है, जल। अब इस जल को तो बाहर नहीं निकालेंगे, कभी कभार जो जल है वो क्या होता है, जल हानि के रूप में पत्तियों से बाहर भी निकल जाता है, तो जरूरी नहीं है कि यही जल निकलेगा, हो सकता है जो जड़ से आया वो भी निकले। ठीक, तो सभी जल जो है क्या होते हैं, जल हानि के थ्रू पत्तियों से बाहर निकलते रहते हैं, जिसके फल स्वरूप ही जो जल है वो पत्तियों तक जा पाता है। अभी उसके बारे में हम समझेंगे। बस समझिए कि जल जो है ये नहीं निकालते हैं, ये न चाहते हुए भी जल को उनको निकालना पड़ता है। कहाँ से कि सूरज भगवान एकदम चमकते रहते हैं पेड़ पौधों के सिर पे, जिससे जल जो है भाप बन के उड़ जाता है पत्तियों में से। तो ये हो गया, जल बन गया, ऑक्सीजन बन गया, और क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, यानी ग्लूकोज बन गया। अब इसको आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, 6CO2 6H2, और इधर क्या बनता है, इधर जल बन गया, 6 जल बन जाता है और 6CO2 बन जाता है। समझ में आया? ऐसे जैसे हम उधर बैलेंस किए थे पाचन वाले में, पाचन का जो ग्लूकोज था टूट रहा था तो H2 और CO2 बन रहा था, वैसे यहाँ पे भी बैलेंसिंग है। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बैलेंसिंग आपको हम सिखा चुके हैं, बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं, आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो अभी हम क्या पढ़ लिए, अभी हम बस पढ़ लिए प्रकाश संश्लेषण हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया। प्रक्रिया पढ़े, मतलब कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में पढ़ें, बस इसके बारे में जानें। अब हम पढ़ेंगे पत्तियों की संरचना के बारे में। और ये पत्तियों की संरचना क्यों पढ़ेंगे, जरूरी क्यों है पढ़ना, इसीलिए हम पहला नोट लिखवाए हैं यहाँ पे कि यह प्रक्रिया जो है पेड़ पौधों के हरे भाग में होती है, पेड़ पौधे के हरे भाग में होती है। अगर हम कहें कि हमारे किचन में जो है ना गैस चूल्हा नहीं है, क्या करना है, चूल बनाना है, तब जाके मिट्टी का चूल बनाना है, लकड़ी से बनाना है भोजन, तो आप जाएंगे तो कहेंगे, पहले तो आप झनक जाएंगे, किचन में कहें गैस वैस नहीं रखे हैं, कैसे हम खाना बनाएं, ऐसे झनक जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम होगा, आपको मालूम होगा यहाँ का रूल हमारे यहाँ का, तो आप कहेंगे वैसे हमारे यहाँ है LPG। अगर आपको हमारे यहाँ का रूल अगर नहीं होता तो नहीं होता तो आप कहते कि LPG कहाँ है, तो आप नहीं बना पाते खाना। तो वैसे ही हम समझेंगे कि आखिर ये भोजन बन कैसे रहा है। इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा भोजन बन कहाँ रहा है। तो हम समझे कि ये पत्तियों में बन रहा है, हरे भाग में बन रहा है, पत्तियों में बन रहा है। तो हम फिर समझेंगे कि आखिर पत्तियों में ऐसा है क्या कि भोजन बन रहा है, पत्तियों में हो क्या रहा है कि भोजन बन रहा है। तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा पत्तियों का स्ट्रक्चर, वो कैसे बने हुए हैं ताकि उनमें भोजन बन जा रहा है। और सारे पार्ट में क्यों नहीं भोजन बन पा रहा है, पेड़ पौधे के और सभी भागों में क्यों नहीं भोजन बन पा रहा है, इसके बारे में समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा पत्तियों के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि पत्तियों की संरचना के बारे में। तो चलिए हम पत्तियों की संरचना शुरू करते हैं। यहाँ पे हेडिंग यहीं पे लगा लेते हैं, पत्तियों की संरचना। थोड़ा सा हम मिटा भी देंगे तो सही रहेगा, कहाँ से कि अभी इमेज आपको दिखाएंगे तो बोर्ड पे जो लिखा रहेगा तो दिखेगा नहीं, इमेज जो है थोड़ा सा भद्दा दिखेगा, मिटा देते हैं इसको। आप आशा है कि लिख लिए होंगे, इतना देर तक हम लिखे हुए थे। हेडिंग लगाइए अब पत्तियों की संरचना। ये हम आपको बता दिए क्यों पढ़ना है, पत्तियों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ लिख सकते हैं। हमको इंग्लिश लिखने नहीं आता है, वैसे लिख सकते हैं, लेकिन हमको आलस लग रहा है। चलिए
पत्तियों की संरचना के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखिए, हम आपको इमेज दिखाते हैं पत्तियों का स्ट्रक्चर। ये पत्ती है, आपको दिख रहा है, पत्ती दिख रहा है। ये पत्ती जो है इसमें आप देख पा रहे होंगे, अभी हम इसका फिगर खुद बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन किसी चीज का नहीं लेना है। पत्तियों का फिगर हम नहीं बनाएंगे तो एग्जाम में दे देगा, तो कैसे बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम बना के अभी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो आपको पत्ती यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे पत्ती आपको दिख रही है, ये पत्ती जो है कैसी दिख रही है, तो हरी दिख रही है। हरे भागों में ही भोजन बनता है। इसमें एक चीज दिख रहा होगा, बीच में पत्ती में एक डंठल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बीच में एक डंठल दिख रहा है यहाँ पे। रुकिए हम दिखा रहे हैं, हमको दिखाने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। वैसे ये डंठल दिख रहा है आपको, डंठल दिख रहा है ना ये, तो ये डंठल जो होता है इसको बोलते हैं मध्य सिरा। क्या बोलते हैं, मध्य सिरा। और देखे होंगे इस डंठल से पत्तियों में साइड साइड ऐसे सिराएं निकली होती हैं, तो बीच वाले को मध्य सिरा और जो साइड साइड निकली है उसको सिंपल सिरा, ठीक। और जो पौधे पत्ती का और बचा हुआ भाग है, मध्य सिरा और सिरा के अलावा जो हरा भाग और है, उसको बोल देते हैं पड़पटल। क्या बोल देते हैं, पड़पटल। तो ये पत्ती का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए इसको हम बनाते हैं। वैसे तो हमको आर्ट उर्ट बनाने नहीं आता है, लेकिन आपके लिए हम बना सकते हैं, थोड़ा सा बना सकते हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ऐसे देखिए, ठीक। ये पत्ती का स्ट्रक्चर हो गया। हमको नहीं आता, हम बोले है ना आर्ट उर्ट हमको नहीं आता, हम कैसे भी बना दे रहे हैं बस। ये हो गया पत्ती, ठीक। थोड़ा सा मोटा गया हमारा पत्ती, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये सिरा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा ही चपटा बन गया है। ये सिरा हो गया, ये हो गया पत्ती। इसमें आप चाहें तो लेबलिंग कर सकते हैं, लेबलिंग कर लीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। लेबलिंग करने में क्या जाता है, ये है मध्य सिरा, मध्य सिरा, ये है आपका सिरा, और ये जो है मध्य सिरा और सिरा के बाद जो बचा हुआ भाग है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पड़पटल, पड़पटल। तो ये हो गया पत्ती, और ये पत्ती की संरचना देख लीजिए। लेकिन पत्ती की संरचना नहीं देखें अभी, पत्ती को ऊपर ऊपर से देखें। इसे देख के कैसे लग रहा है कि पत्ती में कैसे भोजन बन रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है। अब हम अंदर देखेंगे, इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ऊपर ऊपर जो भी देखना था अच्छे से देख लीजिए, नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा कि भोजन बन रहा है कैसे। तो हम अब इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से इसको डीपली देखेंगे। चलिए पहले अब हम पत्ती का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए पहले हम एक पॉइंट इसमें लिखते हैं, इधर हम पॉइंट लिखेंगे और उधर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप स्ट्रक्चर भी बनाते जाइएगा, कहाँ से कि अभी इसको मिटा के दूसरा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं हम। पत्तियां जो होती हैं चपटी होती हैं, पत्तियां चपटी होती हैं, चपटी होती हैं। देख के ऐसा लग रहा है चपटी होती हैं। और ये चपटी क्यों होती हैं, जिससे इनका सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे CO2 तथा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण आसान हो जाता है। क्या हम बोले, देखिए जो भी बोले हैं लिख दिए हैं। पत्तियां जो होती हैं चपटी होती हैं, और चपटी होने की वजह से इनका जो सरफेस एरिया है, सतही क्षेत्र है, वो बढ़ जाता है। कैसे हम समझाएं आपको, देखिए ये पेपर है, ये पेपर है, इधर कुछ लिखा हुआ है, लग रहा है म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी का नाम वाम नहीं लिखा हुआ है, कहाँ है ऐसा सोचते हैं। देखिए ये जो है ये क्या है, पेज है,
और ये पेज जो है ऐसे है, फ्लैट है, तो इसका एक सतही क्षेत्र ये है, ये एक सरफेस एरिया है, और इधर का एक सरफेस एरिया है। दोनों तरफ का सरफेस एरिया मिलाकर सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो गया। अगर इसी को ऐसे हमने मोड़ छिमोड़ दिया, ऐसे कर दिए, एकदम गोल बना दिए, तो अब क्या हो गया, अब ये पेपर का जो एरिया है, अब ये बस इतना ही एरिया बचा, एक गोला का एरिया बन गया, बहुत छोटा सा गोले का सतही क्षेत्र बन गया। अब ये जो है बहुत कम है, पहले की अपेक्षा बहुत कम है। तो सतही क्षेत्र बड़ा करना होता है हमको। क्यों बड़ा करना होता है? देखिए, अगर किचन बड़ा रहेगा तो उसमें पदार्थ जो है ज्यादा आएंगे, ज्यादा पदार्थ आ पाएंगे। अगर किचन छोटा रहेगा तो पता चलेगा सब्जी रख दिया, आटा रखा ही नहीं किया, तो खाना बनाने में दिक्कत होगा ना। वैसे यहाँ पे पत्तियों के साथ है, पत्तियों में ज्यादा पदार्थ पहले रख दिया जाए, स्टोर कर लिया जाए, और स्टोर करने के लिए हमको उसको लाना पड़ेगा, और लाने के लिए गेट बड़ा होना चाहिए, गेट बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, पत्तियों का सतही क्षेत्र बड़ा होता है। और सतही क्षेत्र क्यों बड़ा होता है? देखिए, हमारे वायुमंडल में चारों तरफ क्या फैला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फैला हुआ है, मिश्रित गैस है, गैसें मिश्रित हैं, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। अब पत्ती अगर छोटा रहता तो उसके इतने ही सरफेस से कितना कार्बन डाइऑक्साइड खींच पाता? नहीं खींच पाता। मान लीजिए सोख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ती जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खींच रहा है, जैसे आप हवा खींचते हैं वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती खींच रहा है। ऐसे गोल है, तो गोल है तो इसका सतही क्षेत्र जितनी हो उतनी खींच पाएगा। लेकिन अगर इसको हम फैला दें, अब तो लग रहा है पेपर वो फट जाएगा, ऐसे हम फैला दें तो अब इतने दूर से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड खींचेगा, और इधर के सरफेस एरिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड खींचेगा। वैसे इधर के सरफेस एरिया से अब क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित करेगा, और इधर के सरफेस एरिया से ही अब प्रकाश को अवशोषित करेगा। तो जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो अवशोषण भी बढ़ जाएगा। छोटा था तो कम कम अवशोषित कर रहा था, कम कम सोख रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को और प्रकाश को। लेकिन इसका सतही क्षेत्र जैसे बड़ा हुआ, इसका सरफेस एरिया जो है जैसे बढ़ा, वैसे इसका अवशोषण जो है, इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि सतही क्षेत्र बढ़ गया। तो सतही क्षेत्र क्यों बढ़ाना है पत्ती का? क्यों पत्तियां फ्लैट होती हैं? फ्लैट इसीलिए होती हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर सकें, और प्रकाश को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर सकें। अब मान लीजिए ऐसे मिमोड़ा चिमोड़ा होता, पत्ती मिमोड़ा चिमोड़ा होता, तो इतना ही दूर पे प्रकाश पड़ता, तो उतना ही प्रकाश ले पाती पत्तियाँ। ऐसे फैला दिए तो इतना दूर का प्रकाश ले लेंगी पत्तियाँ, ऐसे फैला दिए तो इतना दूर का प्रकाश इस पे आ जाएगा, तो अब ज़्यादा प्रकाश भी आ रहा है, तो इसीलिए इनका सतही क्षेत्र बड़ा होता है। समझ में आया? इसीलिए इनका सतही क्षेत्र बड़ा होता है। अब इसका जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? जल और खनिज लवण के लिए इनमें सिराएं और मध्य सिरा पाई जाती हैं। क्या लिख सकते हैं? पत्तियों में जल और खनिज के परिवहन के लिए, पत्तियों में जल और खनिज के परिवहन के लिए क्या पाई जाती हैं? जल और खनिज के परिवहन के लिए सिराएं पाई जाती हैं। इनको वेन्स बोलते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिराएं पाई जाती हैं, ठीक। तो ये सिराएं हैं जो कि क्या करेंगी, जो कि जड़ से जो जल अवशोषित हुआ है, पौधे जो जड़ से जल को अवशोषित किए हुए हैं उनको खींच करके और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये सिराएं हैं। पाइप लगा हुआ है, पाइपलाइन बिछा हुआ है, समझ सकते हैं। तो इन पाइपलाइन से क्या होगा, जल चला आएगा। हमको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जल भी चाहिए था, तो जल के लिए ये सिराएं होती हैं। कुछ खनिज भी पत्तियों को चाहिए, तो खनिज जो है जड़ से अवशोषित हुआ रहता है, वो पत्ती तक पहुंच जाता है। खनिज का मतलब कि जैसे कोई तत्व हो गया, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें, नाइट्रोजन वगैरह, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें जो हैं इन सिराओं से पहुंच जाएंगी पत्तियों में, ठीक। तो आशा है कि ये चीज़ें आप समझ गए कि पत्तियों में, पत्तियां जो है फ्लैट क्यों होती हैं, ये जो है क्यों इसमें सिराएं पाई जाती हैं। ऐसे बस पत्ती ऐसे प्लेन नहीं रह सकता है, प्लेन भी रह सकता है, लेकिन इसमें सिराएं क्यों हैं, डंटियां क्यों गई हुई हैं? क्योंकि इससे जो है जल जो है पत्तियों में जाता है, इसी के कारण इसमें डंटियां गई हुई हैं। अब हम इसको आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
क्यों नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे? अगर इसको डिस्कस करने लगे हम ना बस पत्ती का स्ट्रक्चर आगे, तो कम से कम ये लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाएगा। अभी इसको काटेंगे पत्ती को, फिर इसको बीचे में से ऐसे पतरका में देखेंगे पतैया में कौन सी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे काट के देखेंगे। वैसे देखिए हम लाए हुए थे, सारा जो स्लाइड है वो लाए हुए थे। देखिए ये स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है, इसके बारे में भी हम लाए हुए थे, स्टोमाटा के बारे में पढ़ना है, देख सकते हैं। ये सभी स्लाइड जो है हम लाए हुए थे, लेकिन अब आपको हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, कहाँ से कि जो लेक्चर है बहुत लंबा हो जाएगा अभी इसका स्ट्रक्चर बताने में। तो आशा है कि ये चीज़ें आप समझे होंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।